लक्ष्य द विजन के YouTube चैनल पे एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम लोग जो है पिछले 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं स्वर और व्यंजन के बारे में। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देखिए, उसके बाद इस पे आइएगा। तीसरा वीडियो और लास्ट वीडियो है हमारे वर्णमाला का। आइए देखते हैं। हम लोग पढ़ चुके थे कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो पता चला 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। अब हम पढ़ने जा रहे हैं तारत्व के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो आइए देखते हैं तारत्व के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो तारत्व के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं। तारत्व मतलब होता है कंपन। तारत्व मतलब क्या होता है? कंपन होता है। तो तारत्व के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला है सघोष या इसी को घोष कहते हैं, दूसरा है अघोष। सघोष और अघोष से अक्सर प्रश्न बनता है आपके एग्जामिनेशन में। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है, या तो सघोष से अघोष से पूछेगा या तो अल्प प्राण या महाप्राण से प्रश्न आ जाता है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा वर्ण सघोष है या घोष है और कौन सा वर्ण जो है अघोष है। सघोष मतलब होता है, सघोष का क्या मतलब होता है कि ऐसा वर्ण जिनके उच्चारण में क्या हो, स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न हो। अभी हमने आपको बताया कि तारत्व मतलब ही होता है कंपन। तो ऐसा वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन उत्पन्न हो रहा हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सघोष या घोष वर्ण कहेंगे। तो हमारे पूरे वर्णमाला में कितनी संख्या में वर्ण है या वह कौन कौन सा वर्ण है जिनके उच्चारण में कंपन उत्पन्न हो रहा? तो आपके सामने ये वर्गीय व्यंजन लिखा हुआ है। इस वर्गीय व्यंजन में आप लोग इसका उच्चारण करना क का, ख का और ग का। यदि ख और ग में थोड़ा सा आप लोग माइनर डिफरेंट है, बहुत माइनर है, ख और ग का उच्चारण करेंगे तो देखेंगे कि ग के उच्चारण में कंपन उत्पन्न हो रहा है ना। ग के उच्चारण में कंपन उत्पन्न होता है, घ के उच्चारण में कंपन उत्पन्न होता है और अंग के उच्चारण में कंपन उत्पन्न होता है। तो इसमें आता है, देखिएगा यही आपसे पूछता है एग्जाम में, है ना। एग्जाम में यही पूछता है कि निम्न में से कौन सा वर्ण सघोष है या अघोष है। तो वर्गीय व्यंजन पहला है इसमें वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण क्या होता है? तो ये होता है सघोष ध्वनि या अघोष ध्वनि। इसके अलावा सभी स्वर क्या होते हैं? तो सभी स्वर जो है घोष ध्वनियां होती हैं। सभी स्वर के अलावा और कौन सी ध्वनियां होती हैं? तो इसमें अंतस्थ व्यंजन भी आता है। पहले आपको पढ़ा चुके हैं कि अंतस्थ व्यंजन होता क्या है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व ये भी कौन सी ध्वनियां हैं? तो ये भी सघोष ध्वनियां हैं या घोष ध्वनियां हैं। इसके अलावा और कोई होता है तो बिल्कुल होता है ऊष्म व्यंजन का ह आता है और यह अपवाद स्वरूप आता है। पूछ चुका है कि अपवाद स्वरूप बताइए कौन सा सघोष ध्वनि है, तो ह इसमें आता है। तो देखिएगा एक बार फिर से, वर्गीय व्यंजन का कौन सा वर्ण? तीसरा वर्ण, यानी कि ये तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और 5वां वर्ण है जो सघोष ध्वनि है। इसके अलावा हमने आपको बता दिया सभी स्वर क्या हैं, तो सघोष ध्वनियां हैं। इसके अलावा हमने आपको बता दिया कि अंतस्थ व्यंजन क्या है। अंतस्थ व्यंजन तो ये भी क्या है? ये भी जो है सघोष ध्वनि है, य, र, ल, व, और इसमें ह भी आता है अपवाद स्वरूप, है ना। तो ये रहा आपका क्या? सघोष ध्वनि या घोष ध्वनि से संबंधित वर्ण। आप गिन भी सकते हो, गिन के आप लोग बता देना कि कितना हो रहा है, कमेंट में बता देना आप लोग। और वीडियो भी यदि अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी आप लोग कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि मोटिवेशन हमको मिले ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने का। आइए देखते हैं, सघोष के बाद हमने बताया दूसरा होता है अघोष। अघोष वर्ण क्या होता है या अघोष ध्वनि क्या होती है? तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न नहीं होता है, है ना।
नहीं होता है। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अघोष कहते हैं, उसे अघोष कहते हैं। अच्छा, वर्गीय व्यंजन में अब बचा कौन? आप लोग ध्यान दोगे तो क है और ख है। ये दोनों वर्ण जो आपको दिख रहे हैं ये अघोष ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण कौन सी ध्वनियां हैं? तो वो अघोष ध्वनियां हैं। कौन सी ध्वनियां हैं? तो वो अघोष ध्वनियां हैं। इसके अलावा और भी कोई है क्या? तो बिल्कुल है, ऊष्म व्यंजन आता है इसमें। ऊष्म व्यंजन में सिर्फ ह नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। कौन कौन सा आएगा? इसमें आएगा स, श और सटखोर ख वाला स आएगा। ये सारी अघोष ध्वनियां हैं, आप लोग इसको भी गिन सकते हो। इस प्रकार सघोष और अघोष हमारा खत्म हो गया, यानी तारत्व यानी कंपन के आधार पर जो है वर्ण के भेद आपके खत्म हो गए। एक और बचा है, एक और कौन सा बचा है? वायु संवेग के आधार पर। यदि हमको शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा वर्णों का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया था। एक तो था उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा ये था तारत्व या कंपन के आधार पर, और तीसरा था वायु संवेग के आधार पर वर्ण के भेद। तो वायु संवेग के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वायु संवेग के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं, और वह कौन कौन सा है? तो पहला है अल्प प्राण होता है और दूसरा है महाप्राण। देखना यहाँ पे अल्प मतलब क्या हो जाता है? तो अल्प मतलब होता है थोड़ा, है ना, कम होता है थोड़ा। और महा मतलब क्या होता है? अल्प प्लस प्राण से मिलके बना है। तो यहाँ पे प्राण का क्या अर्थ हो जाता है? तो यहाँ पे प्राण का अर्थ होता है हवा। इसका परिभाषा आप बना सकते हो कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में थोड़ी हवा का प्रयोग हो या थोड़ी हवा बाहर आए उसे क्या कहेंगे? उन वर्णों को आप अल्प प्राण कहेंगे। अच्छा, आप क और ख का उच्चारण करके देखो। यदि क का उच्चारण कर रहे हो ना तो बजाय ख के कम हवा उत्पन्न होगा इससे। ख का उच्चारण करके देखो आप लोग, ख क का उच्चारण किए तो कम हवा निकला मुख से, लेकिन वही ख का आप लोग उच्चारण करोगे तो ज्यादा हवा मुख से निकलेगा। तो क हो जाता है इसमें, यानी कि वर्ग का पहला हो जाता है, और विषम संख्या बेसिकली इसकी होता है तीसरा और पांचवा वर्ण। जैसे में आप लोग देखेंगे कि कौन कौन सा वर्ण अल्प प्राण हो रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण कौन सी ध्वनियां होती हैं? तो वो अल्प प्राण ध्वनियां होती हैं। तो क, च, ट, त और प यहां पे लिखा हुआ है तो ध्यान रखना। तो यहां पे हो जाएगा, ये सारे अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा तीसरा भी हो जाएगा, इसके अलावा पांचवा भी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अन्य कोई वर्ण आता है कि नहीं आता है? तो बिल्कुल आता है। देखिएगा, सभी स्वर आते हैं, सभी स्वरों में, है ना, हवा मुख से कम निकलेगा आप लोग उच्चारण करोगे तो। ये देखना एक बार, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या हुआ? अल्प प्राण हुआ। इसके अलावा सभी स्वर हो गए, और इसके अलावा कम हवा निकले और कौन सा है? तो वो है आपका अंतस्थ व्यंजन। हाँ, अंतस्थ व्यंजन आपको पढ़ा चुके हैं। क्या क्या आता है इसमें? य, र, ल और क्या आता है? व आता है। तो ये चारों जो है कौन सी ध्वनियां हैं? तो ये अल्प प्राण ध्वनियों के अंतर्गत आता है। तो एक बार और देख लीजिएगा आप लोग, अल्प प्राण ध्वनियों में वर्गीय व्यंजन का विषम यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा आता है। इसके अलावा सभी स्वर आते हैं। उसके अलावा अंतस्थ व्यंजन जो बचा कुचा है वो आता है। वो सारे अल्प प्राण ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं अल्प प्राण के बाद महाप्राण क्या होता है। तो अल्प प्राण की परिभाषा के जस्ट विपरीत महाप्राण हो जाएगा, है ना। महाप्राण मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में क्या हो, मुख से ज्यादा हवा निकले, है ना, मुख से ज्यादा हवा बाहर की ओर निकले, है ना, ज्यादा हवा बाहर की ओर निकले, तो ऐसे वर्ण क्या कहलाएंगे? ऐसे वर्ण महाप्राण के अंतर्गत रखे जाएंगे।
तो देखिएगा वर्गीय व्यंजन में कौन कौन सा व्यंजन बचा है जो महाप्राण के अंतर्गत आएगा। हमने जो है इसका पहला, तीसरा और पांचवा काउंट कर लिया। क और ख में आप लोग उच्चारण करके देख लिए, ख के उच्चारण में ज्यादा हवा निकल रहा था, तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे कौन सा वर्ण हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। यहां पे जो वर्गीय व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, दूसरा वर्ण ये ख हो जाएगा और चौथा वर्ण ये घ हो जाएगा। ये कौन सी ध्वनियां हैं, तो महाप्राण ध्वनियों के अंतर्गत आएगा। कहोगे सर इसके अलावा कोई और भी है क्या, तो बिल्कुल है। इसमें इसके अलावा जो है इसमें ऊष्म व्यंजन आता है, और ये जाहिर सी बात है कि आएगा ही आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि ऊष्म व्यंजन का यदि आप उच्चारण कर रहे हो ना, तो उसमें ज्यादा हवा, इसको तो संघर्षीय या ऊष्म व्यंजन कहते हैं, घर्षण करते हुए ज्यादा से ज्यादा हवा मुख से बाहर निकलता है, तो ऊष्म व्यंजन होगा ही होगा, इसमें कहना नहीं है, क्योंकि परिभाषा में ही लिखा है कि उच्चारण में ज्यादा हवा का प्रयोग होता है। तो ऊष्म व्यंजन में कौन कौन सा व्यंजन आता है, इसमें आता है, आपको लिखवा चुके हैं, स आता है, स आता है, स आता है और ह आता है। ये चारों व्यंजन आपको जो दिख रहे हैं वो महाप्राण ध्वनियां हैं। इस प्रकार आप जो है खत्म कर चुके हो। क्या दो इसमें टॉपिक हम खत्म कर लिए, कवर कर लिए। एक तो था तारत्व के आधार पर वर्ण के भेद, और दूसरा क्या था, वायु संवेग के आधार पर वर्ण के भेद। तारत्व के आधार पर वर्ण के भेद में आप लोगों ने पढ़ लिया कि तारत्व के आधार पर वर्ण के दो भेद हुए। कौन कौन से वो हुए, तो कौन कौन से होते हैं, ये तो रहा अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण हो गया और महाप्राण हो गया। महाप्राण ये तो रहा वायु संवेग के आधार पर। सघोष अघोष हो गए किसके आधार पर, कंपन के आधार पर, तारत्व के आधार पर। अब खत्म होने को है क्या आपका वर्णमाला, लेकिन खत्म करने से पहले कुछ और चीजें देख लेते हैं जो आपके एक साई एग्जाम में हो सकता है काम में आ जाए। तो आइए देखते हैं कि और कोई भेद है कि नहीं है। तो देखिएगा, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद होते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। इसमें होता है अग्रस्वर। अग्रस्वर क्या होता है, ऐसा स्वर जिनका उच्चारण जीभ के अगले हिस्से से होता हो। परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लो, लिखने का कोई मतलब नहीं है, अग्रस्वर लिखा ही है। तो जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अगले हिस्से से होता हो, उसे अगले हिस्से से होता उसे अग्र स्वर कहते हैं। तो अग्र स्वरों में कौन कौन से स्वर आते हैं, आप भी उच्चारण करके बताइएगा। ये छोटी वाली ई है, ई का उच्चारण करिए, जीभ के अगले हिस्से से हुआ। बड़ी वाली ई का उच्चारण करिए, जीभ के अगले हिस्से से भी हुआ। ए का उच्चारण करिए और ए का उच्चारण करिए, इसमें भी जीभ के अगले हिस्से का ही प्रयोग किया गया है ना। अच्छा, अग्र स्वर के बाद मध्य स्वर होता है दूसरा। मध्य स्वर क्या होता है, वही जो आप लोग सोच रहे हो कि ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण जीभ के मध्य वाले हिस्से से हो, तो ऐसा कौन सा वर्ण है, तो ये अ है, और इसमें एक ही आता है और इसे केंद्रीय स्वर के नाम से जाना जाता है। और यह क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछ चुका है कि निम्न में से केंद्रीय स्वर कौन सा है, तो वही है ऐसा स्वर जिनके उच्चारण जीभ के मध्य भाग से हो, यानी कि एक ही है, वो है अ। अब पश्च स्वर की परिभाषा आप लोग बना सकते हो कि ऐसा वर्ण, ऐसा स्वर जिनके उच्चारण जीभ के पिछले हिस्से से होता हो, उसे पश्च स्वर के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें आ आता है, उच्चारण और प्रैक्टिकल करके आप लोग देखिए, उ आता है और बड़ा वाला उ आता है, ओ आता है और औ आता है, अंग आता है और अह आता है। ये सारे स्वर किस में आते हैं, हालांकि ये तो स्वर नहीं है, ये सारे वर्ण कहा जाए तो सही है, ये सारे वर्ण जो है पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, अगला थोड़ा देखते हैं कि अगला क्या है, ओष्ठ की गोलाई के आधार पर स्वरों के भेद। आप लोग स्वरों का उच्चारण करते होंगे तो कई सारे स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ जो है गोलाकार रूप धारण कर लेता होगा, और कई सारे स्वर में गोलाकार स्वरूप धारण नहीं करता होगा। उसी के आधार पर इसको बांटा गया है। ओष्ठ की गोलाई के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होता है। एक है वृतामुखी और एक है अवृतामुखी। वृतामुखी मतलब आप लोग समझ चुके हैं कि जिनके उच्चारण में होस्ट क्या हो जाए, गोल आकृति में हो जाए। जैसे आप लोग ऊ का उच्चारण कर लो, आपकी जो होस्ट है, ओठ है, वो गोलाकार रूप धारण कर लेगा। ऊ का उच्चारण करो,
बड़ा वाला ऊ का उच्चारण करो, ओ का उच्चारण करो और औ का उच्चारण करो। बिना गोलाकार होस्ट रूप धारण किए ये शुद्ध रूप से उच्चारित हो ही नहीं पाएगा। आप खुद प्रैक्टिकल करके चेक करते रहो। है अवृतामुखी का क्या मतलब है? अवृतामुखी का मतलब हो गया कि जिनके उच्चारण में हो क्या हो गोलाकार स्वरूप जो है आकार धारण न करे उसे कहते हैं अवृतामुखी स्वर। तो इसमें कौन कौन सा आता है? अ आता है। अ का उच्चारण करो, दोनों ओष्ठ गोलाकार रूप धारण किया? बिल्कुल नहीं किया। आ का उच्चारण करो, हुआ ही नहीं। ई का भी उच्चारण करोगे तो दब जाएगा दोनों ओर, लेकिन जो है गोल आकृति नहीं जो है आएगा। बड़ी वाली ई का भी उच्चारण करके देख लो, ए और ए का उच्चारण करके देख लो। ये है ओष्ठ की गोलाई के आधार पर स्वर के भेद। दो भेद हुए, एक हुआ वृतामुखी और एक हुआ क्या? अवृतामुखी। अगला और लास्ट देख लेते हैं जो बचा हुआ है। अगला है मुंह के खुलने के आधार पर, है ना। कई सारे स्वर ऐसे होते हैं जो जिसके उच्चारण में मुंह जो है पूरा खुल जाता है, और कई सारे स्वर ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में मुख जो है आधा ही खुलता है ना। कई सारे उच्चारण जो है ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुख जो है बंद रहता है, लगभग बंद रहता है, एकदम बंद नहीं होता है। एकदम बंद होगा तो कोई स्वर का उच्चारण हो ही नहीं पाएगा। लगभग बंद हो जाता है, बहुत थोड़ा बहुत खुला रह जाता है। और कोई कोई जो है ऐसे स्वर होते हैं जिसमें आधा बंद रहता है। तो उसी के आधार पर यह बांटा गया है। मुंह के खुलने के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। ये हिंदी में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप इंग्लिश वाला पढ़ोगे ना तो पूरा पूरा समझ में आएगा। ओपन होता है, अर्ध विपरीत हाफ ओपन होता है, समृद्ध क्लोज, समृद्ध हाफ क्लोज होता है। विपरीत माने ओपन का मतलब क्या हो गया? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख, आ का उच्चारण करके देख लो, पूरा मुख खुलेगा, है ना। आ का उच्चारण स्वयं प्रैक्टिकल करके यदि आप लोग देखोगे तो विपरीत मतलब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुल जाए, उसमें एक ही आता है आ। आप करके देखना, एक बार ट्राई करिएगा। अर्ध विपरीत हाफ ओपन, यानी कहने का अर्थ इसका यह है कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख अधवा खुले, हाफ ओपन लिखा हुआ है, अधवा खुले, उसे क्या कहेंगे? अर्ध विपरीत कहेंगे। तो ऐसे जो है वर्ण कौन कौन से? अ का उच्चारण कर देखो, आधा खुलेगा, अ, ए, औ और अंग, इन चारों का यदि उच्चारण करोगे ना आधा मुख खुलेगा, ठीक है। और इसका उच्चारण किए तो पूरा मुख खुलेगा। आप लोग प्रैक्टिकल करके स्वयं चेक कर सकते हो। अच्छा, समृद्ध मतलब होता है क्लोज। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता हो, देख रहे हो क्लोज लिखा हुआ है, लगभग पूरा बंद नहीं रहेगा लेकिन लगभग बंद रहता हो, तो ऐसे स्वर को क्या कहते हैं? समृद्ध स्वर कहते हैं। और इसमें भी 4 ही आता है। देखना, ई है, उच्चारण करके देखो लगभग बंद हो जाता है। बड़ी वाली ई है, ऊ है और बड़ा वाला ऊ है। यदि शुद्ध रूप से आप उच्चारण कर रहे होगे ना तो बिल्कुल ये सही ढंग से डिजाइन किया गया है ना। सही ढंग से डिजाइन किया गया, तभी तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, है ना। अर्ध समृद्ध देखिएगा, हाफ क्लोज, जिनके उच्चारण में मुख अधवा खुले, है ना। देखो ये तो पूरा बंद रहता हो, ये आधा बंद रहता है। हाफ क्लोज मतलब आधा बंद होता है। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह जो है आधा ही बंद रहे, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं ए और ओ आता है, 2 ही स्वर आता है। और इस प्रकार जो है आपका क्या हो रहा है? पूरी तरीके से खत्म हो गया। वीडियो बना है, तीनों वीडियो, यदि आप इस पे जो है अभी आ रहे हो तो 2 वीडियो जो पहले दिया गया है उसको पहले देख लीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहिएगा, ताकि अगला वीडियो आता रहे। अब जो है क्रमबद्ध रूप से देखते रहो। तब तक लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।